नमस्कार। असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आपको न्यूज़ में ये पता चल गया होगा कि अमेरिका में एक बड़ा बैंक कोलैप्स कर चुका है। तो क्या कारण रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ में भारत पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। अब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी करें और पूरा वीडियो देखें ताकि मुझे प्रोत्साहन भी मिलता है और इससे मुझे मदद भी मिलती है। अब चलते हैं और इस इवेंट को, इस सिचुएशन को हम देखेंगे। तो न्यूज़ में आई है ये बात कि एक बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, ये शटडाउन हो चुका है, रेगुलेटर्स द्वारा इसको शटडाउन कर दिया गया है और ये कोलैप्स हुआ है जो कि 2008 के बाद अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा बैंक है जो आज कोलैप्स कर चुका है। यहाँ पे दिया है कि वाशिंगटन म्यूचुअल 2008 के समय कोलैप्स हुआ था और इसको कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन, एक राज्य की अथॉरिटी है, उसने सीज कर दिया। उन्होंने इसको अपने अंतर्गत ले लिया और फिर जाके फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एफडीआईसी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है, उसके हवाले कर दिया, जो अब इसके ऑपरेशंस की देखभाल करेंगी या जो उसके एसेट्स हैं उनका मैनेजमेंट उनके पास चला गया है। तो अब है क्या कि सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। ये लगभग 16वां रैंक रखता था जो लार्जेस्ट बैंक ऑफ अमेरिका में। उसके साथ ही इसके 17 ब्रांचेस थे जो कि कैलिफोर्निया यानी वेस्टर्न कोस्ट जो माना जाता है और ईस्टर्न कोस्ट में मैसाचुसेट एक राज्य है वहाँ पे। इसके टोटल जो एसेट थे वो लगभग 209 बिलियन डॉलर थे और इसके पास जो डिपॉजिट रखी गई थी वो लगभग 175 बिलियन डॉलर्स हैं। आप ये एफडीआईसी के पास है, तो उसे हुआ है क्या कि अब जिनके पैसे इसमें फँसे हैं, तो वो 2,50,000 तक जो लिमिट है, उसके अंतर्गत जिनके भी पैसे हैं, उनको वहाँ मिल जाएँगे जब मार्केट खुलेगा मंडे को। और बाकी जो रहेंगे, उनके पैसों के साथ अब अनसर्टेनिटी जुड़ गई है, तो देखने वाली बात होगी कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है। और अब बात आती है कि सिलिकॉन वैली बैंक ये इतना महत्वपूर्ण बैंक क्यों है? और इसके बस 17 ही ब्रांच हैं, ये भी देखने वाली बात है। तो बात ऐसी है कि आपको ज्ञात हो सिलिकॉन वैली के बारे में, तो ये है सिलिकॉन वैली, जो कि कैलिफ़ोर्निया राज्य में एक स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन मानी जा सकती है, जहाँ बड़े-बड़े कंपनियों के टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ जो हैं या आईटी के बड़े-बड़े कंपनीज़ जैसे एप्पल है, गूगल है, फेसबुक है, इन सभी के ऑफ़िसेज़ वहाँ पे मौजूद हैं, हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ पे छोटे-छोटे स्टार्टअप्स के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो कि इंक्यूबेटर्स का काम करती हैं और इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपने ऑफ़िसेज़ खोल के रखे हैं, तो स्टार्टअप्स को जिनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो ज़्यादा दूर ना जाएँ, ज़्यादा जगह ना घूमें, उनको सारी सहूलियतें एक जगह मिल जाती हैं। अब ये स्टार्टअप्स जो हैं, इनके लिए एक एक्सक्लूसिव स्पेशल बैंक है, वो है अ, यही सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि इनके स्पेसिफिक क्लाइंट्स जो हैं वो यही स्टार्टअप्स हैं। इनको ही ये इनके लिए इन्वेस्टमेंट देते हैं, इनको लोन भी देते हैं और इनके जो सेविंग्स है वो अपने पास डिपॉज़िट रखते हैं। तो नॉर्मल बैंक जो होते हैं जिनके रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं या बहुत सारे डाइवर्सिफ़ाइड उनके क्लाइंट्स रहते हैं, वैसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इसीलिए इनके मात्र 17 ब्रांचेज़ हैं और एक्सक्लूसिवली ज़्यादातर इसमें यही स्टार्टअप्स हैं। तो लगभग 56% जो कैलिफ़ोर्निया के या फिर ओवरऑल अमेरिका के स्टार्टअप्स हैं, उनके पैसे या उनके साथ जो डील होती है, वो इसी बैंक के साथ होती है।
और इसके कोलैप्स करने के कारण अब उन सारे स्टार्टअप्स के साथ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और पूरे विश्व में भी सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने स्टार्टअप्स मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, वो किए हुए हैं, तो उन सबों में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब तो ये बात हो गई कि सिलिकॉन वैली और सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। कारण क्या रहे हैं जिसके कारण ये बैंक कोलैप्स किया है? तो सबसे पहले हम स्थिति को देखते हैं पूरे विश्व में जो चल रहा है, उसमें हमें फाइनेंशियल ट्रबल्स नज़र आते हैं। आर्थिक मंदी के दौर से आज विश्व गुज़र रहा है, जो कि 2008 के जैसा ही कुछ न कुछ लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोविड की सिचुएशन भी थी। उसके बाद अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर्स थे, जिसके कारण सप्लाई चेन का इश्यू हुआ था और ऑयल प्राइसेस में ज़बरदस्त हमें उछाल देखने को मिला, जो कि रशिया-यूक्रेन युद्ध के कारण और भी ज़्यादा गंभीर हो गया था। तो इस वजह से जो पूरे विश्व में आर्थिक हालत है, वो डमाडोल है। बहुत ऐसे कंपनीज़ हैं जो डूब रहे हैं, जो कोलैप्स कर रहे हैं और साथ में जो देश भी हैं, वो भी बैंकरप्ट हो रहे हैं। आपको श्रीलंका के बारे में पता ही होगा और पाकिस्तान भी है, वो भी उसी मुहाने खड़ा है। तो यही हालात हैं। अब इस हालात में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन के कारण सारे जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज़ हैं, उनके दाम बढ़ जाते हैं। तो उसको कूल ऑफ करने के लिए जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जो कि भारत में जैसे आरबीआई है, वैसे ही अमेरिका में फेडरल रिज़र्व है। वो मॉनेटरी पॉलिसी तय करती हैं और वो अ, इंटरेस्ट रेट को हाई करती हैं, बढ़ाती हैं, जिसके कारण जो लोन होते हैं वो भी बढ़ाए जाते हैं। अब जनरली जो कंपनीज़ होती हैं वो लोन लेके ही काम करती हैं, अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लेके। अब आप कहेंगे कि अगर प्रॉफ़िट में हो तो उनको लोन लेने की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो उनके पास कैश रिज़र्व होने के बजाय भी वो लोन लेती हैं, क्योंकि वो कैश रिज़र्व उन दिनों के लिए यूज़ कर सकती हैं, इमरजेंसी के लिए वो रखी रहती हैं सेफ। इसीलिए बैंकों से लोन लेना और उससे अपने कंपनी को चलाना, ये आम ऑपरेशन है, आम बिज़नेस है। ये बैंकों के लिए भी अपना बिज़नेस कंटिन्यू रखने के लिए एक अच्छा सौदा है। तो अब इंटरेस्ट रेट हाई होने के कारण जो लोन लेना है वो कम हो गया है, खासकर स्टार्टअप्स का, जिनके साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स निकल के सामने आ रही है। तो अब इसमें है क्या कि जो स्टार्टअप्स हैं, ये इनके पास जो बिज़नेस करने का तरीका है, पहले तो ये बहुत छोटी कंपनीज़ हैं, तो इसलिए इनके पास उतना प्रॉफ़िट होता नहीं है और इनको हमेशा से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कैपिटल व वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं या बैंक से जो लोन मिलते हैं, उससे इनकी कंपनी चलती है। लेकिन प्रॉब्लम अब स्थिति ऐसी हो गई है कि निवेशक जो है वो अपना पैसा अभी बचाना चाहते हैं। उसके अलावा जो आपके बैंक्स हैं, उनके लोन भी महँगे हो गए हैं। तो अब क्या अब उनके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। एक ही ऑप्शन है कि उनके जो अपने डिपॉज़िट्स हैं बैंक में, वो निकाल के वो अ, अपना नॉर्मल बिज़नेस शुरू करें। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि ख़ासकर ये सिलिकॉन वैली बैंक के साथ यही हाल हुआ है कि स्टार्टअप्स के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं। इवन आईपीओ के तहत जो पैसा वो रेज़ करते थे स्टॉक मार्केट में, वो भी अभी डामाडोल है, वो भी बहुत ठंडे स्थिति में है। तो इसीलिए जो डिपॉज़िटर्स हैं, उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया था। अब सिलिकॉन वैली बैंक के पास अपना भी कैश रिज़र्व होना चाहिए। ज़्यादा लोग अगर पैसे निकालने लगे डिपॉज़िटर्स, तो उससे प्रॉब्लम आ जाती है कैश फ्लो में, कैश रिज़र्व में, तो उसको बैंक रन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, वो बैंकों के सामने खड़े हैं, बैंक ब्रांच के सामने और पैसे निकालने के लिए रेडी हैं। तो इनको अभी पैसे की ज़रूरत हो ना हो, लेकिन ये अपना डिपॉज़िट निकालना चाहते हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। इसके अलावा जो अ इसके एक गलती की थी सिलिकॉन वैली बैंक ने, जो कि बहुत ही ड्रास्टिक मिस्टेक थी। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उनको फंड रेज़ करना है स्टॉक मार्केट से अपने कुछ शेयर बेच के। इससे ये मैसेज चला गया कि इनके पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं
और वो पैनिक आ गया। तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है सेंटिमेंट्स को लेके। अगर नेगेटिव सेंटिमेंट्स तो मार्केट डाउन हो जाता है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हो तो मार्केट अप हो जाता है। उसके बाद वो डील करते हैं कि कितनी सच्चाई है न्यूज़ में, या जो फाइनेंस के तथ्य हैं वो कितने सही हैं, वो बाद में बात आती है। लेकिन इस समय जड़ रिएक्शन देखने को ज़रूर मिलता है। तो जो घोषणा की थी, अभी हालत पूरे विश्व में जैसे मैंने बताया आर्थिक तंगी, उसके ऊपर अमेरिका में ही अभी एक 1-2 बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस कोलैप्स कर चुके हैं, जैसे कि एफटीएक्स है और सिल्वर गेट है, जो क्रिप्टो करेंसी से डील करते हैं। तो इस वजह से अब इन्होंने जब अनाउंस किया तो लोगों को लगा कि ज़रूर इनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं, तो और ज़्यादा जो इनके डिपॉज़िटर्स हैं उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। ज़्यादा लोग अब पैसे निकालने लगे तो इनका जो कैश रिज़र्व था, इनकी जो लिक्विडिटी थी, वो भी कम होने लगी। अब इन्होंने अपना भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा था, जैसे कि ट्रेज़री बॉन्ड्स में, जो सरकार की रहती है और एक तरह से सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि इसको आप गारंटी लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफ़िट मान होता ही होता है, ये मान के चलते हैं लोग। तो उसमें भी जब फेडरल रिज़र्व अपने इंटरेस्ट को बढ़ाती है, तो उस वजह से जो बॉन्ड प्राइसेस हैं, वो नीचे चले आते हैं। तो फेडरल रिज़र्व ने इतना ज़्यादा अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था, इतने कम समय में, जैसे कि 0 से 5%। तो उस वजह से जो वो भी 6 महीने के अंदर, तो बॉन्ड के प्राइसेस बहुत नीचे गिर गए। अब इन्होंने जितना इन्वेस्ट किया था सिलिकॉन वैली बैंक ने, उससे उनकी कीमत नीचे आ गिरी। तो इनको पैसे की तो ज़रूरत थी, लेकिन इनको 1 बिलियन डॉलर का घाटा सहना पड़ा। उसके बावजूद जो है डिपॉज़िटर्स अपने पैसे निकालते रहे। अब इनके पास तो पैसे बचे नहीं, तो इसीलिए रेगुलेटर्स ने इनके बैंक को सीज़ कर दिया, शट डाउन कर दिया और इनको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। इंसॉल्वेंट वो सिचुएशन होती है जहाँ पे जो बैंक है या जो कंपनी है वो अपने कर्ज़े, अपने डेट या उनका जो ऑब्लिगेशन होता है डिपॉज़िटर्स को लेके, वो पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि उनके कैश रिज़र्व ख़त्म हो जाते हैं। तो यही हाल सिलिकॉन वैली बैंक के साथ नज़र आया है। अब मैं इसका बता दूँ कि यहाँ पे एक ट्विटर हैंडल है, जिसमें ट्विटर थ्रेड कहें आदित्य शाह की, जो कि एक फाइनेंस के एक्सपर्ट माने जाते हैं और ईटी नाउ में ये आते रहते हैं गेस्ट के तौर पे। तो उनका पूरा ये बताया गया है कि किस तरह से जो सिलिकॉन वैली बैंक डूबी है, उसका एक-एक डिटेल में पॉइंट रखे गए हैं। तो मैं इस ट्विटर थ्रेड को अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पेस्ट कर दूँगा, आप ज़रूर इसको देखें, आपको समझ में आएगा। तो अब जैसे मैंने बोला कि डिपॉज़िटर्स पैसे निकालते जा रहे थे और फेडरल रिज़र्व ने जैसे ये इंटरेस्ट रेट इतना हाई कर दिया था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जा जा सकता है कि ये डिपॉज़िटर्स को है, जो पैनिक में आ गए या फिर जो मतलब एक तरह से कहें कि हिस्टीरिया क्रिएट हो गया उनके लिए। तो अब बात ऐसी है कि यहाँ पे आदित्य शाह एक और बात पॉइंट आउट करते हैं कि जो इंटरनल मैनेजमेंट के लोग थे इस बैंक के, जैसे कि यहाँ पे सीईओ और सीएफओ और सीएमओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंस और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, उन्होंने अपने अपने जो बैंक के शेयर ही थे, उसको सेल कर दिया। ये अभी की नहीं, ये 2 हफ्ते पहले ही की बात है और ये प्रॉफ़िट के समय ही सेल करके निकल गए। तो इनको पता था कि बैंक कोलैप्स करने वाला है, तो ये तो इंटरनल मैटर है। आप डिपॉज़िटर को अब रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, जब आपका इंटरनल स्टाफ़ ही ऐसा काम कर रहा है। तो इसीलिए ये सारा कुछ बताया गया है इस ट्विटर थ्रेड में। भारत के बारे में ये कहते हैं आदित्य शाह कि भारत की जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो भी बहुत कम हो गए। आपको ज्ञात हो 2014 के आसपास पीएनबी डूबा था उसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को लेके, लेकिन भारत भारत की सरकार और आरबीआई ने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद प्रोविज़निंग जो है वो कम है, जो कैश का इन्फ्लो है उसकी ज़रूरत अभी बैंक को नहीं है, कैश रिज़र्व उनके पास परिपूर्ण है। उसके साथ ही क्रेडिट ग्रोथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब लोन जो लोग ले रहे हैं, चाहे वो अपने बिज़नेस के लिए, चाहे घर के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर कार्स एंड बाइक्स के लिए, तो वो सारा कुछ नॉर्मली चल रहा है भारतीय बैंकों का।
इनफैक्ट आरबीआई के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के बावजूद ये जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो चल रही है। तो इसीलिए भारत में उतना जोर नहीं पड़ा बैंकिंग सेक्टर के मामले में। जहाँ तक बैंकिंग ये स्टार्टअप की बात है, तो ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ये भारतीय स्टार्टअप के साथ ये मीटिंग करेंगे, क्योंकि भारतीय स्टार्टअप का भी सिलिकॉन वैली बैंक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ लेन-देन रहा है। तो ये अब मिलने वाले हैं और भारतीय स्टार्टअप की स्थिति के बारे में देखेंगे। अब देखें यहाँ पे तो सिलिकॉन वैली बैंक ने भारत में भी कई स्टार्टअप्स को इन्वेस्ट उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, जिसमें प्रमुख आपको यहाँ पे कुछ नाम दिखेंगे, जैसे पेटीएम है, पेटीएम मॉल, नापतोल, कार वाले, ये सारे कुछ भारत के स्टार्टअप्स थे, जिनमें बहुत पैसे सिलिकॉन वैली बैंक ने लगाए थे। साथ में यहाँ के वेंचर कैपिटलिस्ट और जो नॉर्मल स्टार्टअप्स हैं, वो भी अपने पैसे सिलिकॉन वैली बैंक के साथ जमा करवाते थे, डिपॉज़िट करवाते थे। मैंने जैसे बताया कि ये एक यूनिक बैंक है जो डील करता है बस स्टार्टअप्स के साथ। तो इसीलिए ये एक अच्छा सौदा था उस समय के लिए। अब जहाँ तक बात है कि अ, रिसेशन की, तो आप देख सकते हैं कि 2008 में एक बहुत बड़ा बैंक कोलैप्स किया था, एक बहुत बड़ा फाइनेंस कंपनी वाशिंगटन म्यूचुअल, जिनका अपना एसेट भी $307 बिलियन था। अब सिलिकॉन वैली सेकंड पोजीशन पे आ गई है, जो कि $209 बिलियन पे, और इस तरह और भी कई बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस जो है वो कोलैप्स कर गए थे। लेकिन इसमें एक बात देखने वाली है कि 2008 और 9 के दरमियान बहुत सारे कंपनीज़ कोलैप्स किया है। तो 2023 और 24 के बीच में ऐसा माना जा रहा है कि और भी बैंक्स कोलैप्स करेंगे, जैसे एक एफटीएक्स पहले ही कोलैप्स कर चुका है, सिल्वरगेट, लेकिन वो क्रिप्टो से बिलॉन्ग करते थे, क्रिप्टो में डील करते थे। फिर भी जो ये कोलैप्स करने का एक ट्रेंड चल रहा है, वो आगे भी देखने को मिल सकता है। तो ये अब मार्केट सेंटिमेंट्स की जहाँ तक बात है, तो जैसे मैंने बताया कि सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। आपको अगर ज्ञात हो एक एग्ज़ाम्पल, तो अडानी ग्रुप के साथ भी यही हाल हुआ था, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट के कारण नेगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में आए थे और अडानी के शेयर भी इसी तरह नीचे गिर गए थे। लेकिन अडानी ग्रुप जो है वो कोलैप्स नहीं किया जिस तरह से सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर चुका है। तो मैं ये एक रेफरेंस के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अब ये पूरा मंज़र है, देखते हैं कि मंडे को क्या होता है जब मार्केट खुलता है, दोनों भारत में भी और अमेरिका में भी, और क्या स्थिति बनती है। प्रेडिक्शन तो यही है कि भारत में भी शेयर मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत के जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ हैं, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं अमेरिकन स्टॉक मार्केट से, खासकर नैस्डैक जो है, जो कि टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का ही की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज है। तो देखते हैं अब मंडे को क्या होता है। अभी तो यही पूरी स्टोरी है। आपको अगर अपने विचार मुझे भेजने हैं तो ट्विटर पे मेरे साथ ज़रूर जुड़ें। साथ में कमेंट भी कर सकते हैं मेरे वीडियो के नीचे, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।